पता है, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान होती हैं। 9 साल छोटी पत्नी बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है। आज हम इसी में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले घर के अंदर हर शब्द, अरे हर चुप्पी तक एक हथियार बन जाती है। तो चलिए इस तनाव को परत दर परत खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत बस एक लाइन से होती है और यहीं से आप कह सकते हैं रहस्य का जाल बुनना शुरू हो जाता है। सोचिए, एक पत्नी अपने पति को देखती है और कुछ छिपा लेती है। सुनने में तो ये एक बहुत छोटा सा काम लगता है ना? लेकिन यही वो छोटी सी हरकत है जो उस मनोवैज्ञानिक खेल की नींव रखती है जो अब शुरू होने वाला है। सवाल तो सीधे सीधे मन में आते हैं, आखिर वो छिपा क्या रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? तो कहानी शुरू होती है कुशल के घर में दबे पांव घुसने से। अब देखिए, उसका इरादा अपनी पत्नी तृप्ता को कोई प्यार भरा सरप्राइज देना नहीं है। नहीं, उसका मकसद है उसे रंगे हाथों पकड़ना। और बस इसी एक पल में घर वापसी जैसा एक बिल्कुल नॉर्मल सा लम्हा एक तनाव से भरे जाल में बदल जाता है। और तृप्ता की हालत जरा देखिए, ये सिर्फ घबराहट नहीं है, ये पकड़े जाने का एक जीता जागता खौफ है जो उसके शरीर पर साफ दिख रहा है। माथे पर पसीना, जूड़े से बाल खुल गए हैं, पसीने से कमीज शरीर से चिपक गई है। मतलब उसका शरीर वो सब कुछ कह रहा है जो उसकी जुबान कह ही नहीं पा रही। ये उसके डर के जीते जागते सबूत हैं, बिल्कुल सामने। अच्छा, इस पूरे तनाव के बीच कुशल क्या करता है? वो अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन उसका हर कदम, हर चाल सोची समझी है। उसे अच्छे से पता है कि तृप्ता माचिस नहीं ढूंढ रही है, फिर भी वो उसकी तरफ माचिस फेंकता है। ये क्या है? ये उसकी घबराहट को और कुरेदने का, उसे और परेशान करने का एक तरीका है, एक इशारा कि शायद वो सब कुछ जानता है। और इसके बाद शुरू होता है शब्दों का असली खेल। आप इसे एक दिमागी शतरंज की बिसात समझ सकते हैं, जहां हर मोहरा एक शब्द है और हर चाल के पीछे एक छिपा हुआ मतलब। ऊपर से देखने में उनकी बातचीत बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक लड़ाई चल रही है। जरा उनकी बातचीत का ये हिस्सा देखिए। कुशल पूछता है, कहानी लिख रही थी क्या? अब ये कोई सीधा साधा सवाल नहीं है, ये एक ताना है, एक चुभता हुआ कटाक्ष। और तृप्ता का जवाब, आज तो बहुत गर्मी है। जाहिर है ये जवाब मौसम के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये उसकी बेचैनी है, उसकी छटपटाहट है कि किसी भी तरह बस ये बात यहीं बदल जाए। कुशल का ये अगला वाक्य, ये उसकी रणनीति का शायद सबसे सटीक उदाहरण है। वो सीधे सीधे तृप्ता की घबराहट भरी हरकतों पर निशाना साधता है। वो उसे ये एहसास दिलाता है कि वो उसकी बेचैनी को ना सिर्फ देख रहा है बल्कि समझ भी रहा है। और इससे क्या होता है? तृप्ता और भी ज्यादा घिर जाती है, और भी ज्यादा बेबस महसूस करती है। अब ये खेल और भी गहरा हो जाता है। कुशल अभी भी सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहा। वो क्या करता है? वो पड़ोसन सुब्बी की बात छेड़ देता है, जिसे लड़कों के खत आते हैं। ये तृप्ता के लिए एक सीधी सीधी छुपी हुई धमकी है। फिर वो खत लिखने को सही भी ठहराता है और फिर गलती से उसी ट्रंक को अपने पैर से खिसका देता है। आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना जाल कस रहा है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। यहां हमें पता चलता है कि कुशल का ये जो पूरा बर्ताव है, ये सिर्फ शक पर आधारित नहीं है। नहीं, इसके पीछे कुछ और भी गहरा है, कुछ और भी ज्यादा सोचा समझा। तो ये है कहानी का सबसे बड़ा सच। कुशल को कोई शक था ही नहीं, उसे सब कुछ पहले से ही पता था। सोचिए जरा, ये एक खुलासा कहानी का पूरा मतलब बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक उसने जो कुछ भी किया, जो भी कहा, वो सच्चाई जानने के लिए नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ तृप्ता को मानसिक रूप से तड़पाने के लिए था। एक क्रूर खेल। तो कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है, एक फ्लैशबैक में, और दिखाती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। होता यह है कि कुशल को वो खत इत्तेफाक से मिल जाते हैं। वो उन्हें पढ़ता है और सोम के लिखने की गलतियों पर, उसके जज्बाती लहजे पर हंसता है। और बस यहीं से सच्चाई जानने के ठीक बाद उसके इस बेरहम खेल की शुरुआत हो जाती है। ये जो शब्द है ना, ये कुशल के मन का आईना है। बिल्कुल, जब वो ये टाइप कर रहा होता है तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मामला सिर्फ तृप्ता के राज का नहीं है। असल में ये सोम के लिए उसकी अपनी गहरी इनसिक्योरिटी, उसकी जलन है। उसका असली मकसद तृप्ता को सजा देना उतना नहीं है जितना सोम को खुद से नीचा, खुद से कमतर साबित करना है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कुशल की इस मानसिक यातना से तृप्ता पूरी तरह टूट जाती है।
और टूटने के बाद वो एक ऐसा कदम उठाती है जिससे उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तृप्ता आखिरकार हार मान लेती है। वो उन खतों को, अपने अतीत के उन आखिरी सबूतों को आग के हवाले कर देती है। ये एक तरह से उसका सरेंडर है, एक आत्मसमर्पण, इस उम्मीद में कि शायद, बस शायद, अब ये मानसिक पीड़ा खत्म हो जाए। और कुशल की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो तृप्ता को उन जले हुए कागजों पर रोता हुआ पाता है, तो उसके शब्दों में जरा सी भी हमदर्दी नहीं होती, बल्कि वो उसे एक बच्चे की तरह डांटता है। ये उसकी जीत का लम्हा है और वो इसका पूरा पूरा मजा ले रहा है। जरा इस सीन को अपने दिमाग में बनाइए। एक तरफ तृप्ता सिसक रही हैं और दूसरी तरफ कुशल उसी खाली हो चुके ट्रंक पर बड़े आराम से बैठ जाता है और उसके खुले ताले से खेलने लगता है। ये जो तस्वीर है ना, ये उसके मुकम्मल कंट्रोल का, उसके प्रभुत्व का प्रतीक है। उसने सिर्फ तृप्ता का अतीत ही नहीं जलवाया, बल्कि अब वो उसके आज पर, उसके वर्तमान पर भी पूरी तरह से काबिज हो चुका है। तो अब हम आते हैं कहानी के शीर्षक पर, 9 साल का अंतर। कहानी में जो कुछ भी हुआ, जो भी हमने देखा, वो सब कहीं ना कहीं इसी एक बात से जुड़ा है। ये जो उम्र का फासला है, असल में यही इस रिश्ते के जहरीलेपन की असली जड़ है। 9 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कुशल के लिए ये एक हथियार है, तृप्ता को कंट्रोल करने का, उसे कमतर महसूस कराने का, उसे नीचा दिखाने का एक हथियार। वो इस उम्र के फासले का इस्तेमाल उसे बार बार ये जताने के लिए करता है कि वो हमेशा हमेशा उससे कम रहेगी। और ये जो पावर इम्बैलेंस है, ये उनकी हर बातचीत में झलकता है। कुशल जानबूझकर तृप्ता को एक बच्ची की तरह ट्रीट करता है ताकि वो उस पर अपना दबदबा बनाए रख सके। वो कहता है, तुम अभी बच्ची हो, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तृप्ता एक समझदार, परिपक्व महिला है जिसका अपना एक अतीत है, अपनी एक सोच है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुशल कभी मानना ही नहीं चाहता। यहां एक और दिलचस्प बात है। कुशल एक शब्द इस्तेमाल करता है, रकीब। रकीब का असल मतलब होता है प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर। लेकिन कुशल तृप्ता से क्या कहता है? वो झूठ बोलता है कि इसका मतलब बुआ का लड़का है। ऐसा करके वो क्या कर रहा है? वो जानबूझकर उसे सोम के साथ अपनी राइवलरी को लेकर ताना मार रहा है। ये उसकी क्रूरता का एक और छोटा लेकिन बहुत तीखा उदाहरण है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये बहुत जरूरी सवाल है। तृप्ता ने कागज तो जला दिए, लेकिन क्या कागज जलाने से अतीत सच में जल जाता है? क्या इससे रिश्ते में जो कंट्रोल, पावर और इनसिक्योरिटी की गहरी जड़ें हैं, वो खत्म हो गई? या ये सिर्फ एक ऊपरी समझौता है जिसके नीचे आग अभी भी सुलग रही है? इस पर सोचना तो बनता है।